Hello students, Namaskar. Myself Mahavir Prasad. Welcome to all of you in my biology online class. स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम्स के बारे में स्टडी की थी। ठीक है, समझे होंगे आप अच्छी तरह। फिर भी नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे एंजाइम्स के मैकेनिज्म के बारे में। एंजाइम एक्शन की जो मैकेनिज्म है, जो क्रियाविधि है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। यानी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, जरूर समझ में आएगा। यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन यानी एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम क्रियाविधि। देखिए स्टूडेंट्स, यानी एंजाइम एक्शन की जो मैकेनिज्म है उसकी स्टडी हम दो चरणों में करते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट चरण है इसके मैकेनिज्म का एंजाइम क्रियाधार जटिल का या संकुल का, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। ठीक है, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। और नंबर 2 है सक्रियण ऊर्जा में कमी, सक्रियण ऊर्जा में कमी। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है, इनको पढ़ने से पहले आपको मैं एक बात बता देता हूं कि एंजाइम जिन पदार्थों के साथ क्रिया करते हैं, यानी एंजाइम जिन पदार्थों पे अपनी एक्शन करते हैं, उन पदार्थों को क्रियाधार कहते हैं। क्या कहते हैं उन पदार्थों को? क्रियाधार। ठीक है, तो क्रियाधार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्रियाधार क्या होते हैं। यानी वे पदार्थ जिन पर एंजाइम अपनी एक्शन करते हैं, जिन पर एंजाइम अपनी क्रिया करते हैं, उन पदार्थों को क्या कहेंगे? क्रियाधार कहेंगे। और ये जो क्रियाधार होते हैं यानी सबस्ट्रेट, ये एंजाइम के ऊपर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के स्थलों पे जुड़ते हैं। यानी एंजाइम्स पर कुछ विशेष प्रकार के स्थल होते हैं। ठीक है, विशेष प्रकार के स्थल होते हैं जिन्हें सक्रिय स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय स्थल। ठीक है, एक्टिव साइट्स, एक्टिव साइट्स। तो एंजाइम पर कुछ स्पेसिफिक टाइप की साइट्स होते हैं जिनको एक्टिव साइट्स कहते हैं। इन एक्टिव साइट्स के साथ सबस्ट्रेट या क्रियाधार जुड़ता है। ठीक है ना। कोई भी क्रियाधार जब एंजाइम से एक्शन करेगा, एंजाइम से क्रिया करेगा, तो एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ेगा वो। ठीक है ना, एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ेगा। तो नंबर 1 जो चरण है, इसके बारे में पहले स्टडी करेंगे अपन। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण, ये पहला चरण है इसका। ठीक है, एंजाइम की क्रियाविधि का क्या होता है? जब क्रियाधार एंजाइम के संपर्क में आता है, क्रियाधार एंजाइम के संपर्क में आता है, तो एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं ना, उन सक्रिय स्थलों पे क्रियाधार बॉन्ड बनाता है, सक्रिय स्थलों पे जुड़ता है और सक्रिय स्थलों पे जुड़ करके और एक अस्थायी यौगिक का निर्माण कर देता है। एक अस्थायी यौगिक का निर्माण कर देता है। ठीक है, उस अस्थायी यौगिक को ES कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ES कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चरण को समझने के लिए 2 वैज्ञानिकों के द्वारा 2 सिद्धांत प्रपोज किए गए थे। ठीक है, इस चरण को कौन से ES कॉम्प्लेक्स के निर्माण को समझने के लिए हम 2 सिद्धांत, 2 थ्योरी पढ़ेंगे। 2 थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है ताला-कुंजी सिद्धांत, ताला-कुंजी सिद्धांत। ठीक है, और नंबर 2 है प्रेरित आसंजन सिद्धांत, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। ठीक है, देखिए फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी ईएस कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए दो सिद्धांत प्रपोज किए गए। पहला सिद्धांत तालाकुंजी सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। तालाकुंजी सिद्धांत यानी लोक की थ्योरी और प्रेरित आसंजन सिद्धांत इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ठीक है, इस सिद्धांत के बारे में देखिए, ये जो लोक की थ्योरी है, ये लोक की थ्योरी फीसर नामक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। फीसर, ठीक है, फीसर नामक साइंटिस्ट के द्वारा ये लोक की थ्योरी प्रपोज की गई थी। ठीक है ना, लोक की थ्योरी किसने प्रपोज की थी? फीसर ने थ्योरी की थी। क्या बताया गया इस थ्योरी के अंतर्गत कि जैसे पर्टिकुलर ताला, एक पर्टिकुलर जो लोक होता है ना, वो एक पर्टिकुलर की से ही ओपन होता है। ठीक है ना, यानी एक विशेष प्रकार का ताला एक विशेष प्रकार की चाबी से खुलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक चाबी से कई ताले खुल जाएं, एक चाबी से कई लोग खुल जाएं, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, यानी एक चाबी से कोई एक ही लोग खुल सकता है, यानी एक पर्टिकुलर जो की है उसका वो एक पर्टिकुलर लॉक की होती है। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार फीसर ने बताया कि एक पर्टिकुलर एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्शन करता है। ठीक है ना, यानी एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्शन करता है, सबस्ट्रेट पर एक्शन करता है। ठीक है ना, और इसके जो एक्टिव साइट्स होते हैं वो निश्चित होते हैं, दृढ़ होते हैं। यानी जैसी साइट, जैसी पोजीशन, ये बोलते शेप, जैसी शेप सबस्ट्रेट की होती है, ठीक वैसी ही शेप किसकी होती है? एंजाइम के एक्टिव साइट की होती है। यानी एंजाइम के एक्टिव साइट की जो शेप होती है ना, वैसी की वैसी शेप किसकी होगी? सबस्ट्रेट की होगी। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखिए डायग्राम के द्वारा, जैसे मान लीजिए ये एंजाइम है। ठीक है, अब ये क्या होगा? इसके एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट जैसे ही क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, एक्टिव साइट जैसा ही सबस्ट्रेट होता है। ये देखिए, ठीक है, ये क्या है? एंजाइम है, दोनों जुड़े नहीं, ये एंजाइम और ये क्या है? सबस्ट्रेट। ठीक है, अब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट पे रिएक्ट करेगा। अब देखिए ये दोनों जो है इसके इस साइड है, ये इसमें फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों जुड़ करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट पे एक्शन करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, जिसको कहेंगे ईएस कॉम्प्लेक्स। देखिए ये बन गया ईएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या बन गया? ईएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी फीसर ने इस थ्योरी में क्या बताया कि एक पर्टिकुलर लॉक जो है वो एक पर्टिकुलर की से ही ओपन होता है। ठीक उसी प्रकार एक पर्टिकुलर एंजाइम है, वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही अपनी एक्शन करता है। ठीक है, और सबस्ट्रेट के साथ एक्शन करके रिएक्शन करके बना देगा ईएस कॉम्प्लेक्स। ये ईएस कॉम्प्लेक्स जो बनता है ना, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है, ये ऐसा ही होता है। ठीक है ना, फिर ये टूट करके, ठीक है, ये जो ईएस कॉम्प्लेक्स है ये किसका फॉर्मेशन कर देगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। इससे फिर क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा, और जो एंजाइम है ये वापिस अलग हो जाएगा। ठीक है, अब वो एंजाइम फिर किसी दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ में, दूसरे सबस्ट्रेट पार्टिकल के साथ में क्या कर लेगा? ये एंजाइम रिएक्शन कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे होता है सबस्ट्रेट यानी ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ताला कुंजी सिद्धांत के अनुसार। यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो एंजाइम के एक्टिव साइट होते हैं ना, वो फिक्स होते हैं, दृढ़ होते हैं। ठीक है, एंजाइम के एक्टिव साइट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो सबस्ट्रेट होते हैं ना, उसकी सरफेस होती है। ठीक है, सबस्ट्रेट की सरफेस भी एंजाइम की सरफेस जैसी ही होती है, जिसके कारण ये आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है ना, और रिएक्शन करके ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। फिर ये ईएस कॉम्प्लेक्स जो है टूट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा और एंजाइम का फॉर्मेशन कर देगा। अब ये एंजाइम फिर किसी दूसरे, ठीक है, फिर किसी दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। अब नंबर 2 है प्रेरित आसंजन सिद्धांत।
यानी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ये देखिए, ये तो था ताला चाबी सिद्धांत, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में क्या बताया कि इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में बताया कि जो एंजाइम के जो एक्टिव साइट है ना, एंजाइम की जो सरफेस है या एक्टिव साइट है वो निश्चित या दृढ़ नहीं होते हैं, यानी अस्थायी होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। एंजाइम की जो सरफेस है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। एक्टिव साइट है वो परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है ना, यानी पहले से निश्चित नहीं होते हैं एंजाइम के, ठीक है। एंजाइम के जो एक्टिव साइट है वो पहले से निश्चित नहीं होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब सबस्ट्रेट एंजाइम के नजदीक आता है तो उससे प्रेरित होकर के, ठीक है, एंजाइम के एक्टिव साइट की जो शेप है वो सबस्ट्रेट के सरफेस जैसी हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो थ्योरी है ये कॉसलेंट नामक साइंटिस्ट ने दी थी। किसने दी? ये कोसलेंट नामक साइंटिस्ट ने दी थी। इसमें क्या बताया कि एंजाइम की जो साइज है ना वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है, परिवर्तनशील है। जैसे पहले एंजाइम की साइज ऐसी है, इसकी एक्टिव साइड है ना वो इस साइज की है, ठीक है, और जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट मान लीजिए इस साइज का है, ठीक है। अब ये सबस्ट्रेट जैसे जब इस एंजाइम के नजदीक आएगा, इसके संपर्क में आएगा, तो इसके जो एक्टिव साइट है ना ये परिवर्तनशील होकर के अपनी शेप सबस्ट्रेट के सरफेस जैसी बना लेंगे, ताकि सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूल है इन एक्टिव साइट में क्या हो जाए, फिट हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए इसको प्रेरित आसंजन सिद्धांत कहते हैं। यानी एंजाइम की जो सरफेस है वो इस सबस्ट्रेट की सरफेस से प्रेरित होती है, ठीक है ना। सबस्ट्रेट की सरफेस से प्रेरित होकर के अपनी सरफेस में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, और परिवर्तन करके एंजाइम अपनी सरफेस को सबस्ट्रेट की सरफेस जैसी बना लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे, जैसे ये एंजाइम है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट होगा, अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे ये सबस्ट्रेट इसके पास में आएगी ना तो इसके जो एक्टिव साइट है ना इनकी शेप ऐसी हो जाएगी, ठीक है, इससे प्रेरित होगा ये एंजाइम की सरफेस इससे प्रेरित होगी, जैसे इसकी शेप भी ऐसी बन जाएगी जिससे ये जो सबस्ट्रेट है, ये जो क्रियाधार है, ये इसके साथ आसानी से क्रिया करके ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। जैसे इसकी सरफेस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ऐसी सरफेस हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। अब ये जो सबस्ट्रेट है इसमें आसानी से फिट हो जाएगा, देखिए ऐसे, ठीक है ना। इसको कहेंगे ईएस कॉम्प्लेक्स, क्या कहेंगे इसको, ईएस कॉम्प्लेक्स। ये ईएस कॉम्प्लेक्स जो अनस्टेबल सब्सटेंस, अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, इससे फिर बन जाएगा प्रोडक्ट प्लस एंजाइम, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। ये था प्रेरित आसंजन सिद्धांत। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम की जो सरफेस है वो परिवर्तनशील होती है, पहले से निश्चित नहीं होती है, जबकि तालाकुंजी सिद्धांत के अनुसार एंजाइम की जो सरफेस है वो पहले से निश्चित होती है, दृढ़ होती है, ठीक है। ये डिफरेंस इनके अंदर, ठीक है। इस प्रेरित सिद्धांत के अनुसार एंजाइम की सरफेस सबस्ट्रेट से या क्रियाधार से क्या होती है, प्रेरित होती है, प्रेरित होकर के और इसके अनुरूप, क्रियाधार के अनुरूप अपनी सरफेस को बना लेते हैं एंजाइम्स, ठीक है, जिससे एंजाइम्स और क्रियाधार आसानी से जुड़ करके और ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। फिर ईएस कॉम्प्लेक्स से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, ठीक है ना। अब फिर वो एंजाइम किसी दूसरे क्रियाधार के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं एंजाइम क्रियाधार के अणुओं के साथ जुड़ करके और ईएस कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, और फिर ईएस कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट के साथ में एंजाइम भी पृथक हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। अब नंबर 2 पढ़ेंगे सक्रिय ऊर्जा में कमी, यानी लॉवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, लॉवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बारे में देखिए क्या बताया गया। देखिए नंबर सेकंड चरण है एंजाइम क्रिया विधि का, सक्रियण ऊर्जा में कमी, सक्रियण ऊर्जा में कमी यानी लॉवरिंग ऑफ
एनर्जी, लॉवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए स्टूडेंट्स, एंजाइम्स जो होते हैं ना, क्रियाधार के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्रियाधार के साथ रिएक्शन करके उसकी सक्रिय ऊर्जा में कमी करते हैं। देखिए कोई भी जो रिएक्शन होती है उसकी इनिशियल स्टेज जो है, ठीक है, रिएक्शन जब संपन्न होती है तो उसमें सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रिएक्शन को एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो विदाउट एंजाइम यदि कोई रिएक्शन संपन्न हो रही है तो उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ज्यादा सक्रिय ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और एंजाइम विथ एंजाइम को रिएक्शन संपन्न होती है तो उसकी सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी उसको कम ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एंजाइम क्रियाधार के साथ जुड़ करके रिएक्शंस की सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कम करके ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और फिर ईएस कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट प्लस एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे सक्रिय ऊर्जा की कमी को ग्राफ के द्वारा समझे तो देखिए एक ग्राफ बनाते हैं। यहां मान लीजिए इनिशियल स्टेज है, ठीक है, ये रिएक्शन की क्या है, इनिशियल स्टेज है, ठीक है, और ये फाइनल स्टेज है, यानी यहां पे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है ना, अब ये सक्रिय ऊर्जा, ठीक है, यहां पर कोई रिएक्टेंट, यहां पर कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है, अब वो सबस्ट्रेट जब एंजाइम होगा, ठीक है, ये विथ एंजाइम, ठीक है, और ये जो है आप देखिए ये विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम, ठीक है। देखिए विदाउट एंजाइम यानी बिना एंजाइम के कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसको ज्यादा सक्रिय ऊर्जा, ये सक्रिय ऊर्जा का लेवल देखिए, ठीक है, सक्रिय ऊर्जा क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिएगी, ठीक है, विदाउट एंजाइम, ठीक है। और यदि एंजाइम उसके अंदर डाल दिया जाए, एंजाइम यदि किसी सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो सक्रिय ऊर्जा का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए पहले सक्रिय ऊर्जा का जो एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल है वो ये था, अब एंजाइम रिएक्शन करते ही लेवल क्या होगा, ये हो गया। यानी एंजाइम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करके और उसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है ना, यानी सक्रिय ऊर्जा में कमी कर देते हैं। विदाउट एंजाइम की सक्रिय ऊर्जा, अधिक सक्रिय ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन को, ठीक है, और विद एंजाइम के मिनिमम यानी लेस एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे लेस एक्टिवेशन एनर्जी है, ये लेस एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, और यहां क्या है, मोर एक्टिवेशन एनर्जी है, मोर एक्टिवेशन, ठीक है, एनर्जी, ठीक है ना। ये देखिए मोर एक्टिवेशन एनर्जी, विदाउट एंजाइम की अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और विद एंजाइम की कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड, ये था ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, एंजाइम मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इस प्रकार से एंजाइम सबस्ट्रेट पे एंजाइम जो एक्शन करते हैं उसकी मैकेनिज्म होती है, ठीक है। नंबर 1 ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, नंबर 2 लॉवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। दोनों टॉपिक मैंने आपको अच्छी तरह बता दिए हैं। आशा करता हूं कि आपके समझ में जरूर आया होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ताकि समझने में, याद करने में आसानी रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, नोमेनक्लेचर
एंजाइम। ठीक है, देखिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ड्यूक्लॉक्स। ड्यूक्लॉक्स के अकॉर्डिंग, ड्यूक्लॉक्स के अकॉर्डिंग जितने भी एंजाइम है ना, सभी एंजाइम के नाम के अंत में जो सफिक्स है वो एज लगाया जाता है। यानी सभी एंजाइम के नाम के अंत में एज सफिक्स लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एज, एज सफिक्स लगाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे राइबो न्यूक्लिएज, सुक्रेज, माल्टेज। ठीक है ना, अधिकांश एंजाइम जो होते हैं ना उनके नाम के अंत में क्या लगता है? एज लगता है, एज सफिक्स लगता है एंजाइम्स के नाम में। ठीक है, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, हाइड्रोलिजेज। ठीक है, हाइड्रोलेज। ठीक है ना, यानी जितने भी एंजाइम है ना, एमाइलेज, सबके नाम के अंत में सफिक्स क्या लगता है? एज सफिक्स लगता है। ये ध्यान रखना ड्यूक्लॉक्स के अकॉर्डिंग। तो वैसे एंजाइमों का जो नाम है वो दो प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, एक तो क्रियाधार के नाम के आधार पर दिया जाता है। एंजाइम का नाम जो है वो एक तो क्रियाधार के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, और एक दिया जाता है रासायनिक क्रिया के आधार पे, रासायनिक क्रिया के आधार पर। ठीक है, एंजाइमों का नाम क्रियाधार के आधार पर और रासायनिक क्रिया के आधार पर लिखा जाता है। ठीक है, क्रियाधार के आधार पर कैसे लिखा जाएगा कि कोई भी एंजाइम जिस क्रियाधार पे रिएक्शन करता है ना, उस क्रियाधार के नाम के अंत में एज लगा करके और उसके एंजाइम का नाम लिखा जाता है। जैसे सुक्रेज एंजाइम है, ये सुक्रोज पे क्रिया करता है। ठीक है, तो सुक्रोज से सुक्रेज बना, तो सुक्रोज के लास्ट में क्या लगा दिया? ए लगा, तो सुक्रेज एंजाइम हो गया। ठीक है, सुक्रेज, माल्टेज, यानी क्रियाधार के नाम के अंत में एज सफिक्स लगा करके और एंजाइम का नाम लिखा जाता है। और नंबर 2 है रासायनिक क्रिया के आधार पे, यानी एंजाइम जिन रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, एंजाइम जिन रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं तो उन रासायनिक क्रियाओं के आधार पर भी एंजाइम्स के नाम लिखे जाते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन करने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको ऑक्सीडेज। ठीक है, रिडक्शन करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो रिडक्टेज। ठीक है ना, जल अपघटन करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेजेज। ठीक है, यानी एंजाइम जिन रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं ना, उन रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम के आधार पर भी एंजाइमों के नाम लिखे जाते हैं। जैसे ऑक्सीडेज। ठीक है, तो ये है एंजाइम का नोमेनक्लेचर। अब एंजाइम के क्लासिफिकेशन की यदि बात करें तो एंजाइम के क्लासिफिकेशन में एंजाइम के टोटल 6 वर्ग बताए गए हैं। एंजाइम के 6 वर्ग बताए गए हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, हाइड्रोलेजेज, आइसोमरेजेज, लाइगेजेज। ठीक है, लाइजेज। टोटल कितने वर्ग बताए गए? 6 वर्ग बताए गए हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज, आइसोमरेज, हाइड्रोलेजेज। ठीक है, लाइगेजेज, लाइजेज, जाइमेजेज। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल कितने वर्ग बताए गए? 6 वर्ग बताए गए। देखिए 6 वर्ग का नाम लिख देता हूं मैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, हाइड्रोलेजेज, हाइड्रोलेजेज, आइसोमरेजेज। आइसोमरेजेज, लाइगेजेज। ठीक है, लाइजेज। ठीक है, आइसोमरेज, लाइगेज, जाइमेजेज। जाइमेज एंजाइम है ना, वो इसी वर्ग का सदस्य है, जाइमेजेज। ठीक है, ये टोटल कितने वर्ग हो गए? 6 वर्ग हो गए एंजाइम के। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने वाले जो एंजाइम होते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज में आते हैं। हाइड्रोलेजेज। ठीक है, जल अपघटन करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलेजेज के अंदर आते हैं। इस प्रकार के टोटल एंजाइम के जो क्लास है वो कितनी होती है? 6 क्लास होती है। ऑक्सीडो रिडक्टेजेज, हाइड्रोलेजेज, आइसोमरेजेज, लाइगेजेज और लाइजेजेज और जाइमेजेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई प्रकार की कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल के रूप में उपलब्ध हो जाएंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है स्टूडेंट्स, कृपया
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि नए आने वाले जो वीडियो है ना उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक्स ए लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।